नमस्कार दोस्तों, सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे, आपकी तैयारी फोर की तैयारी कैसे चल रही है, हमें ज़रूर बताएं। और जैसे कि आपको मालूम, मेरा सिलेक्शन PPSC टेट 3 में हुआ है और मैं अपना नोट्स लेकर आई हूँ जिससे मैंने अपनी पढ़ाई की थी। पिछले क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी INM के देखे थे नोट्स, और फिर आज उसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अगर नए हो वीडियो में, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ तक अपना किया था कल के क्लास में, तो आज हम आगे का करेंगे क्लास। तो हमने यहाँ तक यानी यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो देखिए, हमारा आज है क्या देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही स्टार्ट करते करते हम लोग लास्ट यानी जो भी हम मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मॉडर्न हिस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। यानी ये नोट्स बहुत लंबा है, तो वीडियो जैसे जैसे आएगी आप लोग देखते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हाम लिखा है, ठीक है, लेकिन ह्यूम होता है, द्वारा 1885 में की गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एक A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब? तो 1885 में। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इसके बाद है कि मई 1885 में ह्यूम ने शिमला में वायसराय डफरिन से मिलकर अपना उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट किया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कपाट का कार्य करेगी। यानी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया? तो A.O. ह्यूम ने डफरिन के साथ मिलके, ठीक है, 1885 में। इसके बाद है हमारा कि ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। यानी ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, ठीक है, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, जिसे 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसी समय में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि वैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 25 से 31 सितंबर 1885 तक पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण सम्मेलन बम्बई में हुआ। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन प्लेग बीमारी फैलने के कारण यह सम्मेलन बम्बई में हुआ, ठीक है। इसके बाद है कि 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन का क्या नाम था? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसे 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ।
यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद है कि कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रमुख इस प्रकार थे: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तिनसा एडुलावाचा और काशीनाथ तैलंग, बी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रवाकर और एस. सुब्रमण्यम आदि। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितना भी टॉपिक आ रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुए थे उसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन से में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछ देता है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यानी 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, इसे हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम अगला हमारा टॉपिक आ रहा है कि कांग्रेस से जुड़ी विशेष टिप्पणी। ठीक है, यानी इसके देखेंगे कि कांग्रेस की प्रथम घोषणा हिंदू नामक पत्रिका में 1885 में किया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनसभा। यानी कांग्रेस अर्थ का क्या मतलब है, तो जनसभा, और इसे हिंदू नामक पत्रिका से 1885 में लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय की संज्ञा दी गई। यानी किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय की संज्ञा दी, किसने, तो लाला लाजपत राय ने। इसके बाद है नेक्स्ट कि किसने कहा था कि कांग्रेस किसी एक की संपत्ति नहीं है, अपितु भारतीय राष्ट्र की संपत्ति है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था कि कांग्रेस किसी एक की संपत्ति नहीं है, अपितु भारतीय राष्ट्र की संपत्ति है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद है कि प्रारंभ में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि यह लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु के जैसे है, यानी शिशु है, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, इसके बाद है कि किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, तो ये अरविंदो घोष ने कहा था। ठीक है, इसको हम लोग VVI लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी किसने कहा, तो चर्चिल ने, यानी विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद है कि शिशु कांग्रेस यानी शब्द का कहाँ इसका लिखा गया है, तो ये रजनी पामदत्त की पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा गया है। यानी इंडिया टुडे की पुस्तक के लेखक कौन है, तो रजनी पामदत्त। इसके बाद है कि अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। यानी किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा, तो अश्वनी कुमार दत्त ने। इसके बाद है सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कांग्रेस को भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश कहा। किसने भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश कहा, यानी सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी। किसने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी, तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। इसके बाद है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को याचना संस्था या भीख मांगने वाली संस्था कहा था। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के पत्र
हिंदू के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलता है। कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा मद्रास के पत्र हिंदू के 5 दिसंबर 1885 के अंक में मिलता है। ठीक है। इसके बाद भारत के स्वतंत्र होने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यानी किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और कब? तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो किसने कहा था कि कांग्रेस वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसके बाद है कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा। किसने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा? तो सर सैयद अहमद ने कांग्रेस को बंगाली आंदोलन कहा। इसके बाद है कि वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए भी मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये किसने कहा था? तो वायसराय कर्जन ने कहा था। इसके बाद है कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन बनाया। कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस एक गंदी चीज है और देशद्रोही संगठन है। इसके बाद है कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। इसके बाद है तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था कांग्रेस को लेकर? तो ये तिलक ने कहा था। इसके बाद है हमारा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह सर सैयद खां के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध था। इसने कहा था सर सैयद खां ने कहा था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद। लाला लाजपत राय ने 1816 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। यानी यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। और 1916 में उसने लिखी थी और उन्होंने इसमें कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताई। ठीक है। इसके बाद है जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। जहां अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब के रूप में की, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया। ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये कांग्रेस महामंत्री पद पर 1885 से 1906 तक रहे। 1912 में इनकी मृत्यु के उपरांत कांग्रेस ने इन्हें अपना जनक अथवा पिता घोषित कर दिया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एक्टोवियन ह्यूम और यानी ए.ओ. ह्यूम। और उन्होंने कब से कब तक काम किया था? 1885 से 1916 तक रहे। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1912 में। और इनकी मृत्यु के उपरांत कांग्रेस ने इन्हें अपना पिता यानी जनक घोषित कर दिया। इसके बाद है हमारा कि सर विलियम बेटरमन ने ह्यूम की जीवनी ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना की। ह्यूम ने लोकमित्र नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में सहयोग किया था। ठीक है। यानी बेटरमन ने ह्यूम की जीवनी लिखी और इसका नाम क्या था? ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था। यानी किसका दिल हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था? तो ह्यूम की। और ये किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने। इसके बाद है कि उदारवादियों के आंदोलन की पद्धति को राज्यवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है।
इसके बाद है हमारा कि उदारवादियों की कार्य पद्धति की तीन पी पद्धति यानी 3 प्रे पद्धति यानी पी प्रे, पेटिशन और प्रोटेस्ट कहा जाता था। यानी 3 पी पद्धति, पी प्रे, पी से पेटिशन और पी से प्रोटेस्ट। ठीक है। इसके बाद है हमारा कि उदारवादियों के लचीले एवं संयत व्यवहार के कारण ही उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। इसके बाद हमारा नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। यानी नरमपंथी जिसे कहा जाता था यानी उदारवादी, वो शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। इन नेताओं के प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय और दीनसा पेरुला वाचा आदि। यानी ये नरमपंथी लोग थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दीनसा पेरुला वाचा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली वे पहली महिला थी। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली, जो 1890 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया और वे कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और 1857। नेक्स्ट देखेंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, ये देखिए हम लोग। इसके बाद है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। ठीक है, जो 1888 में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज यूले। इसके बाद है कि नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। इसके बाद हमारा कि उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, को भारत के आर्थिक इतिहास का प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।